सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आपका भी ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स का एग्ज़ाम पास में है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना बिलोंग करते हो, सभी यूनिवर्सिटी का मोस्टली सिलेबस सेम होता है स्टूडेंट। तो ये भ्रम में मत रहिए कि ये वीडियो क्या एमजीकेवीपी के लिए है, क्या सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए है, क्या रज्जू भैया कॉलेज के लिए है। तो सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो फिजिक्स की वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें कि आज हम इस लेक्चर में पूरे फिजिक्स को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ऐसा नहीं है कि पूरे हम सिलेबस को कवर कर लेंगे इस वीडियो में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पूरे सिलेबस को ना पढ़ते हुए बस उतनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि ये बार बार एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है, हर बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहा है तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो स्टूडेंट, पहला ही टॉपिक है जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को प्रूव करिए, या फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। तो ये दोनों में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी कुछ थियरी लिखेंगे, या देन उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, या देन हम लोग क्या करेंगे, या इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो लॉरेंस डिडक्ट द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन विच इज द मूविंग रिलेटिव टू द अदर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है ना स्टूडेंट, ये अगर मॉडर्न फिजिक्स की कोई भी टॉपिक आती है तो आप सबसे पहले, अगर फ्रेम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर पूछ लिया, मान लीजिए कोई भी पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाता है किसी का, गैलीलियन का या फिर लॉरेंस का, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, यही इतना चीज़ आप लोग एज इट इज लिख देंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये लॉरेंस का कौन सा इक्वेशन पूछ रहा है, आपको आंख बंद करके एज इट इज यही इक्वेशन को, यही थियरी को लिख देना है, और इसके आगे भी यही सब लिखना है। जो अभी इतना लिखवाऊंगी ना, ये पूरे में सेम रहेगा। जब आपसे कोई भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवेरिएंट पूछता है गैलीलियन का, या फिर लॉरेंस का कुछ भी पूछे, लॉरेंस या हो या गैलीलियन हो, और कुछ भी उसके आगे लगा हो, तो आंख बंद करके यही इतना पहले लिखना है आपको। तो लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश बी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, यानी कि हम लोगों ने दो फ्रेम माना हुआ है, जो कि ये एस और एस डैश माना हुआ है, जिसकी ओरिजिन है, और वो किस में है, अलोंग एक्सिस के अलोंग में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो लेट क्या कर लेंगे, और एक ओरिजिन लेट कर लेंगे जो कि ये एस है, अनदर क्या है आपका ओरिजिन, एस डैश है, जो कि ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओरिजिन है। लेट कर लेंगे कोई भी इवेंट यानी कि घटना टेक प्लेस इन स्टेन टाइम टी पर टेक प्लेस हो रहा है, तो पॉइंट जो है एक्स वाई जेड, क्योंकि ये अगर प्लेन बनेगा तो 3 फॉर्म में बनेगा, यानी कि प्लेन 3 एक्स वाई जेड में होगा। तो हम मीज़र करेंगे किसके द्वारा, ओरिजिन से रिस्पेक्ट में हम मीज़र करते हैं, जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स विल बी ये एक्स वाई जेड, और टी ये मीज़र बाई ओरिजिन ओ, यानी कि फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से है, एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश मीज़र बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ओ डैश से। ओके, तो ये फिगर एज इट इज सभी में ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिएगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, देन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, जिसका ओरिजिन ओ है, इसका ओ डैश है। यहाँ से यहाँ तक की इसकी ये पूरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी टी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की एक्स डैश डिस्टेंस हो जाएगी। और एस से लेंगे हम लोग, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेंगे, तो इस पी पॉइंट से हम लोगों ने पी कोई पॉइंट मान लिया,
इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और इस वाले सिस्टम से लेंगे तो इसका x डैश हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी vt ये हो जाएगी है, जो कि ये पॉइंट x y z है s के रिस्पेक्ट में, और x डैश के रिस्पेक्ट में x डैश y डैश t डैश z डैश t डैश। ये पूरी इतना चीज़ आपको बना कर आना है। इसके बाद आगे देखिए क्या करना है। अगर नहीं आ रहा है जिन भी स्टूडेंट को, सबसे पहले वो क्या करेंगे, यही चीज़ को अगर कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन आपसे यानी कि लॉरेंज अगर गैलीलियन दोनों में से कोई एक नाम दिखा आपको, पहले यही छापना है आपको। अगर नहीं आ रहा है आपको सॉल्व करना, तब वाली बात बता रही हूँ। यहाँ से देखिएगा द वैल्यू ऑफ एक्स डैश विल बी, हम एक्स डैश को किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो के एक्स माइनस वी टी है। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। फॉर एक्स के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्स डैश प्लस वी टी डैश। इसको आपको लर्न करना होगा दोनों पॉइंट को, क्योंकि ये यही आपकी ये बेस हैं इस पूरे डेरिवेशन के। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू y हो जाएगा, और x डैश इज इक्वल टू x। क्योंकि ये y और x पर सिस्टम बिलोंग नहीं कर रहा है, सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, मूविंग अलोंग जो सिस्टम है वो किस पे, x एक्सिस पे अलोंग मूव कर रहा है, इसीलिए x और y और z पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को ऑन दिस वैल्यू x डैश इन इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, ये है हमारा, तो ये इक्वेशन 2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे। एक्स डैश की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे एक्स डैश की वैल्यू, ये सेम एट इज इट करेंगे या के सी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा सॉल्व करने के बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिएगा। टी डैश इज, अगर टी डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, ये कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। ये इक्वेशन 5 आपका बन गया। यहाँ से ये इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी के लिए हम लोग देखेंगे, तो फॉर एस सिस्टम के लिए क्या होता है, c इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये लर्निंग पॉइंट है, आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट ली गई है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x था, टाइम t था, तो अगर हम x निकालेंगे तो ct के इक्वल आएगा इक्वेशन 6, और s डैश के लिए x डैश निकालेंगे तो ct डैश आ जाएगा, इक्वेशन 7 हो जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 6 कंपेयर। इक्वेशन सेकेंड और 6 को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा सी टी इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश। सी टी इज इक्वल टू के सी टी डैश प्लस वी टी डैश मिल जाएगा। यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों ने रखी हुई है, तो ये हमारी ये सी टी डैश आ गई है। सॉरी, इक्वेशन 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 7 से एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश रखा गया है। तो सी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये के टी डैश सी प्लस वी, ये इक्वेशन 8 हम लोगों ने लेट कर लिया हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू है एक्स डैश एंड एक्स और एक्स डैश की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, ये है जहाँ पर आपकी ये एक्स डैश की वैल्यू सी टी डैश हो गई है और एक्स की वैल्यू सी टी हो गई। तो यहाँ पर पुट करके ये सी टी डैश की वैल्यू है, ये निकलेगी ये इक्वेशन 9। इक्वेशन 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और के की वैल्यू मिलने के बाद, अब के की वैल्यू जब मिल गई है तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम के की वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट एक्स डैश इज इक्वल टू दिस टर्म आ जाएगा। लॉरेंज इक्वेशन ये हो गया आपका। सेकेंड में पुट करेंगे तो एक ये लॉरेंज इक्वेशन हो गया, एक्स सिस्टम फर्स्ट के लिए, सिस्टम सेकेंड के लिए लॉरेंज इक्वेशन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो यही आपका फाइनल हो गया। और इसके बाद अगर टाइम का निकालना हो तो टाइम का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, पुटिंग के वैल्यू इन इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 5 आप लोगों ने बनाई थी वहाँ पर के की वैल्यू को पुट कर देंगे ये, तो टी डैश इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू को क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू में टी हो जाएगा। दिस टर्म या सभी पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग देखिएगा, सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ इसको रखेंगे, यहाँ पर देखिए एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस इसको ऊपर लेकर जाएंगे ये, क्योंकि ये फिर 1/1 हो जाएगा, तो 1 को 1 फिर इसको इधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्योंकि 1/1/1 दिस टर्म माइनस सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, तो यही पूरी वैल्यू केवल बचेगी। तो यहाँ से हो गया, फिर ये क्या करेंगे एज इट इज़ रखेंगे, ये एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 1 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगी आपकी ये, जहाँ से ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ये दोनों का, जो कि सॉल्व करने के बाद t डैश इज इक्वल टू दिस टर्म ये आपकी आ जाएगी, जो कि यही आपकी ये लॉरेंज इक्वेशन है। इसी टाइम से हम टी डैश निकाले हैं, तो टी को भी हम लोग निकाल सकते हैं। टी में क्या हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यही थोड़ा सा चेंज होता है डैश में, सिंपल में और डैश में थोड़ा सा यही चेंज होता है, जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ये डैश आ जाता है और इसका सैम्बल निशान चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और सभी सेम रहते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। सेकंड पे देखते हैं हम लोग कौन सा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो क्या है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पुटअप किया गया है ये क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू दी वेव थियोरी ऑफ लाइट, यानी कि वेव थियोरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट इज ऑल्सो अ वेव। लाइट एक क्या है, वेव है। सो अ मटेरियल मीडियम, यानी कि किसी भी मटेरियल मीडियम में इज नेसेसरी फॉर प्रोपागेशन ऑफ दी वेव, यानी कि अगर वेव थियोरी के अनुसार अगर लाइट वेव हो गया तो वो क्या करेगा, वेव का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी नेसेसरी मीडियम में प्रोपागेशन करेगा, तो मतलब कि वेव भी प्रोपागेशन यानी कि लाइट भी प्रोपागेशन करेगा। हेंस तब 9th सेंचुरी फिजिसिस्ट आर्ग्यूड दैट लाइट रिक्वायर्स अ मीडियम, लाइट को भी एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये वो वेव के फॉर्म में बिहेव कर रहा है टू प्रोपागेट, यानी कि आगे बढ़ने के लिए दे कंसीडर दिस मीडियम इज ईथर। तो वो साइंटिस्ट ने क्या कंसीडर किया, मीडियम को ईथर कंसीडर किया। दिस ईथर वाज अज्यूम टू फिल्ड ऑल दी स्पेस, और ये ईथर सभी स्पेस में क्या है, भरा हुआ है, या इवन वैक्यूम में भी ये भरा हुआ है, यानी कि ईथर सभी जगह पर फैला हुआ है। द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू यह देखा गया, सो दैट दिस ईथर मस्ट बी स्टेशनरी है। ये ईथर जो है वो कैसा है, रुकी हुई अवस्था में है। सो आइदर वाज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सलेंट स्टेशनरी मीडियम, तो ये फिजिक्स साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक अच्छा मीडियम है, जो कि ये रुका हुआ मीडियम है। तो इफ मटेरियल बॉडी अर्थ, अगर हम मटेरियल बॉडी को अर्थ मान लें, मूव्स इन स्पेस, जो कि ये स्पेस में मूव कर रहा है, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, तो अर्थ और ईथर के बीच में एक रिलेटिव मोशन को शो करेगा। सो अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर, द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट अमॉन्ग देन इट्स माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। यानी कि इसकी पूरा इस कहानी का सार क्या है, केवल यही है कि 19th सेंचुरी में यानी कि क्या होता है, अगर हम यानी कि रिलेटिव थ्योरी के अनुसार अगर लाइट आपका वेव की तरह बिहेव करने लगेगा, तो उसको भी, लाइट को भी एक क्या करेगी, मीडियम की आवश्यकता होगी प्रोपागेट करने के लिए। 9th सेंचुरी में जो फिजिक्सटेंस थे, उन्होंने ये साइंटिस्ट ने माना हुआ था कि ये जो मीडियम है ये एक ईथर मीडियम माना हुआ था, जो कि ये पूरे स्पेस यानी वैक्यूम में भरा हुआ है, और ये जो मीडियम है वो स्टेशनरी रुकी हुई अवस्था का एक अच्छा मीडियम है। तो अगर आप मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल आपका अर्थ हो गया और मीडियम आपका ईथर हो गया, और अर्थ और ईथर के बीच में एक रिलेटिव मोशन लगेगा, इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट्स क्या है। इट कंसिस्ट अ लाइट सोर्स, या एक लाइट सोर्स को कंसिस्ट करता है, एक ग्लास प्लेट को कंसिस्ट करता है, टू मिरर M1 एंड M2 को प्लेस्ड करता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि ये
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इज अ यहाँ पर टेलीस्कोप बिलो दी प्लेट, और प्लेट के नीचे एक टेलीस्कोप लगा होता है। ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इस लेक्चर में कूद गए हैं, तो वो क्या काम करेंगे, उनको मैं टिप्स प्रोवाइड करती जा रही हूँ। वो टिप्स को आप लोग ज़रूर अपने एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोगों को पूरा तैयार नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से याद नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग एक काम करिएगा, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में, तो वो हिंदी आप लोग अच्छे से सुने रहिएगा। वैसे ही हिंदी मिक्स वर्जन में, यानी कि हिंदी इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश जान लीजिएगा, थोड़ी हिंदी, मिक्स वर्जन में आप लोग एग्जाम में लिख कर चले आइएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में आया रहेगा तो आप लोग थोड़ा बहुत तो लिख लेंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो मैं हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो उसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि ये टोटल इंग्लिश आप लोग इतनी जल्दी नहीं याद कर पाएंगे। तो हिंदी सुने रहेंगे और थोड़ी सी एक आध बार पढ़ लेंगे अगर इंग्लिश को, तो थोड़ा बहुत मैच होगा और याद भी आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो वो सभी आप लोग लिखेंगे, और ना कुछ तो थोड़ा सा ऊपर का आप लोग समझ लीजिएगा। हर टॉपिक, जितने भी टॉपिक इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं स्टूडेंट, उन सभी टॉपिक्स का ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, बस 4 से 5 लाइन शुरुआत के आप लोग लर्न कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा। कुछ भी करके आप लोग कैसे भी करके, इन जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रही हूँ कि इन टॉपिक्स के आप शुरुआती लाइंस को आप लोग 4 से 5 लाइंस को आप लोग रट के जाइएगा या फिर समझ के जाइएगा। जो मैं बोल रही हूँ हिंदी ही सुन लीजिए, शुरुआत के 4-5 लाइन को वही हिंदी सुन के अपने नोटबुक में लिख लीजिए कहीं पर कि इस जो ये माइकलसन मोरले ये हेडिंग डालिए, और उसके नीचे अगर इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो जो मैं इंग्लिश यानी कि हिंदी में कन्वर्ट करके बोल रही हूँ मिक्स वर्जन में, उसी मेरे लैंग्वेज को, मेरे बोले हुए लैंग्वेज को आप लोग अपने ये एज इट इज कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। 4 से 5 यानी कि इतना, कम से कम इतना हो जाए, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो इतना हो जाएगा मिक्स वर्जन में, तो इतना बस टोटल। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए बता रही हूँ, इतना इतना सभी में, सभी टॉपिक का लर्न कर लीजिए, वही जाकर लिख दीजिएगा। क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है उससे तो बेटर है कुछ लिख देंगे तो ना एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, एक मैं अलग से हो सकता है अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो डालूंगी कि आपको फिजिक्स में जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे। ओके, सो चलते हैं, हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से कुछ फिगर है, यानी कि आपकी ये सबसे पहले ये 2 प्लेट्स लिए गए हैं, 2 मिरर लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए M1 मिरर, M2 मिरर, एक लाइट सोर्स लिया गया है, प्लेट एक है M1 और M और M' 2 प्लेट लिए गए हैं। जहाँ से यहाँ से लाइट आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी और पार्शियली ये क्या होगी, ये ट्रांसमिट भी होगी। जब यहाँ से ये, क्योंकि ये पार्शियली ये पॉलिश्ड प्लेट है तो यहाँ से ट्रांसमिट भी हो जाएगी, ट्रांसमिट होगी तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पर आएगी, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी नीचे की ओर, और एक रिफ्लेक्ट M1 की ओर, यहाँ से इधर भी एक रिफ्लेक्शन होगा जो कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिनोट करेगा। ये थोड़ा सा खिसक जाएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा खिसक जाएगा जो मिरर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी खिसकेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो C पड़ेगी। तो इस फिगर को ऐसे ही सेम इट इज इट रट लीजिए और इसको ड्रॉ करके चले आइएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपरली इसको डिस्कशन किया जाए। जहाँ पर V आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंड C वेलोसिटी ऑफ द लाइट। दोनों का मतलब है, यहाँ पर लाइट का मतलब है, और जो V है आपका, जो V है वो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। तो यहाँ देखिए, लेट द मिरर M1 एंड M2 आर दी सेम डिस्टेंस L एंड M, यानी कि सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। लेट अर्थ इज अ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अर्थ कैसा मूव करता है, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है। ओके, तो विद वेलोसिटी V के साथ में वर्किंग हम क्या लिखेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले वर्किंग, लेट अ लाइट बीम अलाउडेड टू इंसिडेंट ऑन पार्शियली प्लेट M, यानी कि हम लोग लेट कर लिए कोई भी लाइट बीम यहाँ से पार्शियली प्लेट M पर पड़ रही
रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्लेट एम फ्रॉम द सोर्स एस से पढ़ रही है, तो देन दिस लाइट बीम स्प्लिटेड इनटू टू वेव। तो ये लाइट बीम स्प्लिट हो जाएगी टू वेव में, एक M1 में, एक नीचे की ओर, एक इधर की ओर M में, सॉरी M में हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, एक ट्रांसमिट हो जाएगी, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो कि ये मूव्स, जो स्प्लिट हो जाएगी वो होगी ये फर्स्ट वाला क्या करेगा, वेव सेकेंड, वेव फर्स्ट इज मूव टूवर्ड्स द मिरर M1 एंड वेव सेकेंड इज मूव्स टूवर्ड्स द मिरर M2 की ओर हो जाएगी ये। आई होप वर्किंग क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सिंपल, बहुत सिंपल हम लोगों ने लिखा हुआ है। सो यहाँ से देखेंगे ये फ्रॉम फिगर, तो फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि M1 डैश इज इक्वल टू VT ये हो जाएगा, जहाँ पर V इज इक्वल टू D/T होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका M1 डैश हो जाएगा अपॉन में T। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, M1 और M1 डैश, देखिए M1 और M1 डैश से यहाँ से मिरर डिस्प्लेस्ड हुआ, तो यहाँ से मिरर जब डिस्प्लेस्ड हुआ तो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि हल्का सा खिसका, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, M1 और M1 डैश डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों। तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, सिमिलर M और M1 डैश के लिए भी CT आ जाएगी ये, M और M डैश के लिए क्या आ जाएगी, ये CT आ जाएगी। यहाँ से देखिए M और M1 डैश के लिए यहाँ पर C और टाइम T के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये डिफरेंशिएट और वो हो रहा है, वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट की जा रही है। तो CT आ जाएगी। तो इन राइट एंगल M1 डैश, यानी कि इस एंगल में हम M1 और M1 डैश इस हम लोग त्रिभुज में बात करेंगे ये। तो यहाँ से देखिएगा, तो हाइपोटेनियस लंब कर्ण आधार का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस। तो CT का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू L का स्क्वायर हो जाएगा प्लस VT का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे, L को इधर साइड, तो L को हम लोग T की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर साइड सबको लेकर चले जाएंगे, तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो T की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो अंडर रूट में चला जाएगा, टोटल वैल्यू L स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, केवल L बचेगा। तो टाइम ऑफ दी अपर वेव, जो ऊपर का वेव था उसके लिए टाइम आ गया है। अब क्या करेंगे, हेंस टोटल टाइम टेकन बाई बीम फर्स्ट से इन ट्रैवलिंग M से कहाँ पर जा रहा है, M1 डैश पर जा रहा है, फिर M पर जा रहा है। तो T1 इज इक्वल टू 2T हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू जो T की वैल्यू ऊपर से निकाली हुई है यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू। देन दी बीम जो कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर M2 पर। जब मूव करेगा M1 के लिए पहले हम लोगों ने निकाला, अब M2 के लिए, तो व्हेन बीम ट्रेवल्स फ्रॉम M टू M2, यानी कि M से M2 पर जब बीम जाएगा तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी विल C माइनस V हो जाएगा। एंड व्हेन दिस बीम ट्रेवल्स फ्रॉम M2 टू M, यानी कि M2 से M की ओर जाएगा तो देन इट्स रिलेटिविटी विल बी C प्लस V हो जाएगा। देन टोटल टाइम टेकन विल बी T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका L हो जाएगा, देन स्पीड आपका क्या हो जाएगा, C माइनस V हो जाएगा। ये किसके लिए है, जब M से M2 के लिए जाएगा, और ये किसके लिए है, जब M2 से M के लिए जाएगा तो L अपॉन क्या हो जाएगा, C प्लस V हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट L ही होगा। और यहाँ पर जो आपका होगा, ये यहाँ पर देखिएगा, जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो C माइनस V हो जाएगा, जब दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे तो C प्लस V हो जाएगा, यही है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल सॉल्व करके T2 की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो टाइम ट्रांसमिट वेव के लिए हमें टाइम T2 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, हेन टाइम डिफरेंस विल बी ए डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे T2 और T1 की है, तो डेल्टा T इज इक्वल टू दिस टर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एक्स
टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। केवल हम इन 1 प्लस एन एक्स टर्म तक लेकर जाएंगे, बाकी वैल्यूज 0 हो जाती हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l अपॉन सी। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो, और यहाँ पर लगाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट टर्म में लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो इस टर्म में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, केवल देखिएगा तो 1 आ जाएगा प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से लगाएंगे तो माइनस का 1 और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये आगे आएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा। ओके, तो दोनों में लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। इसको आगे लेकर आएंगे बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से डेल्टा टी इज इक्वल टू 2l अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये प्लस से माइनस से कट जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने पर, एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब आ जाएगा। यही ये टाइम डिफरेंस बिटवीन टू वेव के बीच में ये जो टाइम डिफरेंस हो जाएगा ये हो जाएगा। अब हेंस करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होता है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी होता है, तो d इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा पाथ डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, d इज इक्वल टू डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं याद करके, तो डेल्टा इज इक्वल टू सी T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा क्या है आपका पाथ डिफरेंस है, c स्पीड ऑफ लाइट है, t आपका टाइम है। तो यहाँ से देखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा टी की वैल्यू जो आई हुई है उसको रखेंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। यही हमें मेन फॉर्मूला था, यही हमें प्रूव करना था व्हेन इंस्ट्रूमेंट रोटेट। ये सब जाने दीजिए, बस इतना ही याद रखिए कि यही हमारा मेन फॉर्मूला था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, जिन भी स्टूडेंट का तैयार है तो वो स्क्रीनशॉट लेकर अपना तैयार कर लेंगे, जिन भी नहीं तैयार है आज देख रहे हैं तो वो केवल इतना ही करेंगे। अगर जो कंफ्यूज भी हो रहे हैं तैयार करने के बावजूद तो वो केवल इतना ही करेंगे। ओके, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए इसका एक नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट आता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हेंस दी रिलेटिविटी ये मोशन बिटवीन अर्थ एंड ईथर इज 0। तो यहाँ से हमें टोटल क्या मिलता है कि रिलेटिविटी ये मोशन जो अर्थ और ईथर के बीच में होती है वो 0 होती है। यहाँ पर देखिए निगेटिव रिजल्ट जो होते हैं वो ईथर ड्रैग्ड होते हैं और लॉरेंज कंसंट्रेशन मैथड होता है। तो इन दोनों मैथड्स को आप लोग इन दोनों टर्म्स को लिख दीजिएगा। माइकलसन इटसेल्फ सपोर्टेड द नेगेटिव रिजल्ट बाय स्टार्टिंग द अर्थ dragged along the it, so there is no relative motion between earth and ether, so there will be no shift or fringes। यानी कि ये ईथर ड्रैग मेथड क्या होता है, सिंपल सा यही होता है कि ये अर्थ और ईथर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन शो नहीं करता है, इसीलिए इनका शिफ्ट क्या कोई भी फ्रिंज शिफ्टेड नहीं होती है, यही कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है, जो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो ये डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाय ये फैक्टर वाइल लेंथ ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन मोशन। यही तक आपको लिख कर आना है। ओके, ये यहाँ से आप ये इक्वेशन लिख देंगे, ये L1 T1 इज इक्वल टू T2, सो फ्रिंज शिफ्ट विल बी ये 0। यहाँ पर भी फ्रिंज शिफ्ट 0 होगा जब ये चीज़। सो इफ वी ये रिप्लेस L को हम लोग किस फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं, इस फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे फॉर T2 के लिए। यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 2L एंड T2 इज इक्वल टू 2L दिस टर्म, ये आपको लिख कर आना है। ओके, तो ये दोनों हो गया। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कौन सा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं। तो लॉरेंज फ्रिंज्ड वेव क्या है, लॉरेंज कंस्ट्रक्शन, लॉरेंज लेंथ कंट्रैक्शन के नेम से भी आता है। तो लेट अस कंसीडर एज विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जो मैंने ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जो जो वैल्यूज लिखाई हुई थी सेम इज इट वैसे ही फॉर्मूला बनाना है, वही सब लिखना है। तो लेट अस कंसीडर एज विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने एक एस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया हुआ है, एस डैश को दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया हुआ है, जो कि ये मूव कर रहा है फ्रेम फर्स्ट के अलोंग में रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। L0 हमने मान लिया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअल लेंथ है ऑफ दी ये रॉड का, कोई भी यहाँ पर हम रॉड रख देंगे जो कि ये एक्चुअल लेंथ आपका L0 है, इसका एक्चुअल लेंथ क्या है L0 है। तो L इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टेड लेंथ और L क्या है इसका कंस्ट्रक्टेड यानी कि बदला हुआ लेंथ है।
तो फ्रॉम फिगर इट इज़ अ क्लियर दैट L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, यानी कि ये पूरी वैल्यू माइनस का x1 ये पूरी वैल्यू। अगर हम अब मान लीजिए आप लोग L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अगर इतने में से इतने को घटाएंगे तो यही L की वैल्यू मिलेगी ना। किसकी मिलेगी आप ही लोग बताइए। अगर L की कॉमनली हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x2 में से जब हम लोग x1 को घटाएंगे तो हमें L मिलेगा, और जब x2 डैश में से L1 डैश को निकालेंगे तो L नॉट मिलेगा। डैश वाली सिस्टम समझ रहा है ना। तो अगर सिंपल कोऑर्डिनेट्स वाला निकालेंगे तो L मिलेगा, और सेकेंड डैश वाला निकालेंगे तो L नॉट मिलेगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वेशन फर्स्ट, L नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वेशन सेकंड। तो वी नो दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 10 होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरली ये x डैश के लिए भी x1 डैश के लिए लिख सकते हैं दिस, यहाँ पर x की जगह पर x1 हो जाएगा बस, और x2 डैश के लिए x की जगह पर x2 हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से हम लोग x2 डैश और x1 डैश की वैल्यू रखेंगे। तो L नॉट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख के ये सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L नॉट, यानी कि ये L नॉट यहाँ से आ जाएगा आपका L नॉट, यहाँ से देखिएगा L इधर से L निकाल लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, L नॉट क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वेशन थर्ड, यही आपका एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, जो कि ये कमी है, उसमें ये क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका एक ये पूछता है, इसके साथ में एक टाइम डायलेशन फॉर्मूला पूछता है, उसको भी मैं करा देती हूँ। सो स्टूडेंट सेम ऐसे ही टाइम डायलेशन भी होगा। द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, यानी दो इवेंट्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है, ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज अ टाइम डायलेशन। यानी कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो एक टाइम डिफरेंस होगा, इवेंट्स का टाइम डिफरेंस होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन कहते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश इज दी सेम, वही चीज़ लिखना है, सेम फिगर बनाना है। तो यहाँ से हम लोगों ने लेट अ गन इज प्लेस्ड एट दी पोजीशन एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, इस पोजीशन पर एक गन प्लेस्ड है इन एक्स डैश एस डैश पॉइंट पर क्या है, प्लेस्ड है, यानी कि इस सिस्टम पर एक गन कोई भी प्लेस्ड है। तो लेट इट फायर टू शॉट, यानी कि जब ये दो शॉट लगाएगा, शॉट्स एट दी टाइम T1 डैश एंड T2 डैश पर मीजर इन दी फ्रेम एस डैश। तो एस डैश क्या करेगा, फ्रेम मीजर करेगा, क्योंकि जब एक गोली ये मारेगा तो क्या करेगा, यानी कोई भी टाइम T लगेगा, और दूसरी गोली जब चलाएगा तो टाइम T2 लगेगा। तो वही यहाँ पर माना गया है T1 एंड T2 डैश। तो यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर टाइम इंटरवल मेजर इन एस डैश फ्रेम। तो T नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 डैश माइनस T1 डैश हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे ये। अब हम लोग देन टाइम इंटरवल बिटवीन टू शॉट्स मेजर्ड इन फ्रेम्स, तो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड में। यानी कि अगर फ्रेम एस में करेगा तो T2 माइनस T1 लेंगे, अगर एस डैश में करेगा तो T2 डैश माइनस T1 डैश लेंगे। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम जानते हैं टाइम वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये, देन T1 और T2 की वैल्यूज निकाल कर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और यहाँ पर T2 और T1 की वैल्यूज़ को रखेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T नॉट लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से ही। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, T इज ग्रेटर देन T नॉट से हो जाएगी, हेंस स्टेशनरी क्लॉक मेजर A long time interval between events, this effect is called time dilation। ओके, ये केस फर्स्ट और केस सेकेंड है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक करिएगा, कंप्लीट हो गया आपका। ओके, सो आई हो आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ तक चैप्टर्स, यहाँ तक टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। थोड़ा मैं जल्दी करा रही हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों के पास में बिल्कुल भी नहीं है। ओके,
तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये बनता है और ऐसे ही ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक जितना मैंने बताया, एक तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी, क्योंकि इसका एग्जामिनर का माइंड है ये किस टॉपिक में देता है। और सेकेंड आपका माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये तो हमेशा लॉन्ग में पूछेगा। और थर्ड जो है ये जो एनर्जी या मास का डेरिवेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी मास इक्वेशन क्या होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन काफ़ी यही पूछता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मास। यानी कि आइंस्टीन के अनुसार जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और जो एनर्जी होती है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यानी कि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। तो द एनर्जी मास इक्वेशन क्या हो जाएगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर इज नोन एज, ओके। ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v से। कोई भी पार्टिकल ऑफ मास m है, स्पीड v से वो मूव कर रहा है, देन दिए न्यूटन सेकेंड्स लॉ क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाएगा। तो dp अपॉन dt हो जाएगा। तो dp की जगह पर हम लोग m इंटू वी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला, और इसकी जगह पर dt है। अब यहाँ से देखिएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट आप मानिए सेकंड मानिए। तो फर्स्ट इज इट इज डी वी अपॉन डी टी, सेकेंड का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वेशन योर फर्स्ट, ओके। या इफ दी पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है, नाउ दी पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस डी एक्स। तो कोई भी ये जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा अगर थ्रू डिस्टेंस dx से, देन दी वर्क डन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दी पार्टिकल। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू जो पूरी वैल्यू आई है यहाँ पर लिखेंगे, dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, dx की मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग हम लोग, यहाँ से ये आ गया W इज इक्वल टू m और dx अपॉन t लिख देंगे और dv को इधर ले लेंगे मल्टीप्लाई में। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको भी ATZ कर देंगे। और dx यानी कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी की पोजीशन का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग v मान लिए हुए हैं। अब इसकी जगह पर हम लोग दोनों की जगह पर v पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा W इज इक्वल टू m इंटू वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम आ जाएगा। फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम W इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। यहाँ से इसको याद करने वाली टर्म है, वर्क एनर्जी थ्योरम से W किसके इक्वल होता है, डी के। तो डी के W की जगह पर डी के है, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू एम डी एम हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट में ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, एम नॉट, यहाँ से सी ऊपर चला जाएगा, दिस टर्म आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हम लोगों की। ये तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में। तो ये डिफ्रेंशिएट जब करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर सी कांस्टेंट हो जाएगा आपका, यहाँ से 2m आ जाएगा और dm आ जाएगा। और सी स्क्वायर इज इट इज़ लिख देंगे माइनस का, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं। तो m इज इट इज़ और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 2v dv हो जाएगा। सेकेंड इज इट इज़ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से 2m हम कॉमन ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर इंटू डी एम माइनस का एम वी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से ये इधर साइड जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू केवल 0 आती है। तो यहाँ से बीच वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, ये सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू, बीच वाली टर्म आपकी 0 के इक्वल होगी। और तो यहाँ से ये हम लोगों ने इसको इधर
साइड कर दिया है, ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन की इधर साइड लेकर गए तो ये आ गया इक्वेशन थर्ड बन गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। इंटीग्रेट ऑन दी बोथ साइड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से कैसे हुआ ये देखिएगा। पहले ये दोनों वैल्यू मिल रही हैं, ओके, ये वैल्यू आपकी इसमें और सेकेंड इक्वेशन ये है, ये वैल्यू मिल रही है तो यहाँ से डी के किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, 0 to k हम लेंगे लिमिट, तो डी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट कैसा लेंगे, m0 से m तक, सी स्क्वायर, तो यहाँ पर k आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इस पे करेंगे तो m आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, केवल 1 आ जाएगा यहाँ पर, डी एम का m हो जाएगा। तो m नॉट से m करेंगे, लिमिट रखेंगे तो k इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस का m नॉट सी स्क्वायर, इक्वेशन 4 आ गया आपका। वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आपका कंपेयर करेंगे तो टोटल एनर्जी आपकी ये के हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी आपकी ये एम सी स्क्वायर हो जाएगी ये, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगी। तो यही से हमें मिल जाएगा कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अभी देखिए, अब देखिए कंपेयर करने के बाद जो हमें मिला इक्वेशन वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। उसी इक्वेशन को हम लोग चेंज कर देते हैं, फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये टोटल एनर्जी से हम इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, ओके। वो वाली इक्वेशन हम लोग जानते हैं, इस इक्वेशन को अरेंज करके इससे कंपेयर करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल आ गई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल आ गई, एम सी स्क्वायर के। और ई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, टोटल एनर्जी को ई इज इक्वल टू क्या, ये टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आई थी, एम सी स्क्वायर की है, और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी टी थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टी थी और टोटल एनर्जी आपकी ये क्या हो जाएगी, ये एम सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया आपका। अब पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन यूनिवर्सल इक्वेशन बिटवीन दिस। अब एक क्वेश्चन आपसे इसी पे बेस्ड पूछा है, डिस्क्राइब द फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन या तो इसी में अटैच करके दे देता है या तो अलग से एक क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ओके। इसमें ये भी पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अगले नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, अभी तक तो शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो देखिएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आता है तो ये थोड़ा सिमट गया है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइपोथेसिस क्या होता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एनर्जी मूविंग पार्टिकल इन अ मीडियम इज एसोसिएटेड बाई अ वेव, दिस एसोसिएटेड वेव इज कॉल्ड मैटर वेव, whose wavelength is given by lambda is equal to h upon p। डी ब्रॉगली is also a proposed wave particle duality। यही होता है, हाइपोथेसिस होता है डी ब्रॉगली का, यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो किसी भी मीडियम से, तो वो क्या हो जाएगा, एक वेव के फॉर्म में एसोसिएट हो जाएगा, और इसी एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। और इसकी ये वेवलेंथ गिवन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये डुअलिटी ये पार्टिकल्स को क्या करता है, यही आपका मेन है कि ये डी ब्रॉगली आल्सो प्रपोज्ड दैट वेव पार्टिकल डुअलिटी है, ये वेव के डुअलिटी ये पार्टिकल्स को क्या करता है, शो करता है इस ये हाइपोथेसिस। यानी कि ये जो आपका वेव होता है वो एक तरंग की तरह भी बिहेव करता है और एक लाइट की तरह भी बिहेव करता है, तो ये दोनों होता है। तो एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अभी को मैंने प्रूफ किया हुआ है। तो फॉर लाइट पार्टिकल ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू स्क्वायर, यहाँ से हम म्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा ले सकते हैं। यहाँ से आप लोग चाहे तो लिख लीजिए म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ओके। तो एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी से कट जाएगा, एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू एच सी अपॉन एम सी आ जाएगी, एम सी क्या हो जाएगी। यहाँ पर एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी इज इक्वल टू पी होता है, या लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ये सी दिया गया है तो एम सी इज इक्वल टू भी पी हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हुआ है। यही है आपका वेयर, जहाँ पर पी इज दी मोमेंटम, लैम्डा इज दी वेवलेंथ एंड एस इज दी प्लैंक। स्टूडेंट ये कितना सिंपल था, ये जो भी
स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा इसको तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल भी है और इजी सॉल्यूशन भी है, ये 5 मार्क्स में पूछता भी है, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये हर ईयर में पूछा जाता है आप लोगों से। लॉन्ग क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन लॉन्ग में भी देता है और शॉर्ट 5 नंबर में भी, यानी शॉर्ट में भी देता है। अब 5 नंबर मैं बार बार बोल दे रही हूँ क्योंकि ये MGK VPA कॉलेज में ये 5 मार्क्स में पूछा गया था और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में ये टोटल 15 नंबर में पूछा गया था। तो यहाँ से देखिएगा वेव और फेज वेलोसिटीज़ क्या होती हैं। तो द वेलोसिटी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। तो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रुप वेलोसिटी इन अ डिस्पर्सिव मीडियम। ओके, रिलेशन बिटवीन वेव ये पूछा जाता है आपसे। तो वेव, पहले वेव या वेव को हम लोग क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी भी बोला जाता है। द वेलोसिटी विथ which plane of the constant phase propagates through the medium is known as a wave velocity. It is also known as a phase velocity है, यानी कि जब कोई भी ये वेव आपकी है, कोई भी प्लेन कांस्टेंट प्रोपागेशन कर रही हो किसी भी मीडियम में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वेव वेलोसिटी है, जिसको हम लोग VP इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला VP इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, प्रोपागेट कांस्टेंट हो जाएगा। अब ग्रुप वेलोसिटी देखिएगा, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, VG इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। द वेलोसिटी कि जब कोई भी क्या हो, वेलोसिटी कोई पैकेज के, वेव पैकेज के रूप में ट्रेवल्स कर रही हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पैकेट का मतलब ही होता है ग्रुप्ड में, तो उसी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। या तो एक अदर आप लिख सकते हैं, ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द मीडियम। ओके, इसको आप भी लिख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, वी नो दैट VG इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग जानते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं कि VPA जो फेज वेलोसिटी होती है वो ओमेगा अपॉन के होती है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, के VPA आ जाएगी। ओमेगा के VPA वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, तो VG इज इक्वल टू, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो DK इंटू VPA अपॉन DK। यहाँ पर D के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो VG इज इक्वल टू फर्स्ट इज इट इज के का हम ये VP का डिफ्रेंशिएट करेंगे के रिस्पेक्ट में, प्लस अब के आपका क्या हो जाएगा, के का VPA एज इट इज और के का DK के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो VG इज इक्वल टू टोटल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसको हम लोगों ने फर्स्ट लिख लिया है, VP इज इक्वल टू के इंटू DVP अपॉन KPA। ये इक्वेशन आपकी ये सेकेंड आ जाएगी, ये प्रूव्ड हुई आपकी है। लेकिन अभी ये और है, ये भी पूछा जाता है। वी नो दैट के इज इक्वल टू 2 पाई, हमें पता है कि 2 पाई अपॉन के लैम्डा। अगर आपका 5 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है केवल यहाँ तक कीजिएगा। ओके, अगर लॉन्ग में यही चीज आ जाता है तो आप लोग पूरा करके आइएगा। तो वी नो दैट के इज इक्वल टू 2k अपॉन लैम्डा, तो के इज इक्वल टू 2 लैम्डा को ऊपर लेकर जाएंगे, इनवर्स में हो जाएगा, तो ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू DK हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई है, अब लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1 और लैम्डा माइनस का 2 डी लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से DK इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा को नीचे लेकर आएंगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो डी लैम्डा हो जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन में इसको रख देंगे, तो देखिए क्या मिलता है हम लोगों को। तो DK के स्थान पर ये पूरी वैल्यू को रखेंगे, तो VG इज इक्वल टू VPA प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू DVPA अपॉन माइनस का 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा हो जाएगा। यहाँ से K इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा हम लोगों ने वी नो दैट से माना हुआ था, तो VG इज इक्वल टू टोटल सॉल्व करेंगे तो माइनस का लैम्डा इज इक्वल इंटू DP अपॉन, यही आपको प्रूव करना था। ग्रुप वेलोसिटी और क्या है आपका फेज वेलोसिटी में जो रिलेशन है यही है आपका, इसको प्रूव करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी शॉर्ट यानी कि ये बहुत ही सिंपल था, तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इसको भी तैयार कर लेंगे। ये एक तो आप लोग लॉरेंज के फर्स्ट टॉपिक्स को, यानी कि फर्स्ट जो हमने बताई कि थियरी जो लिखा हुआ था उसको आप लोग रट लीजिएगा, और उसका लास्ट वाला इक्वेशन रट लीजिएगा। जो भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए उनके लिए बार बार मैं बोल रही।
तो वो ये काम करेंगे। और एक आप लोग क्या करेंगे, जो अभी हमने हाइपोथेसिस बताई है डी ब्रॉगली की, उसको रट लेंगे। और यहाँ पर ये वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन रट लेंगे। और हो सकता है आप एक काम जरूर करिएगा कि 1 या 2 घंटा लगे, mc=mc², ये ज़रूर पढ़ कर जाइएगा आप लोग पूरा डेरिवेशन अच्छे से। अगर एक डेरिवेशन मैं कहूँ, आप लोग कहे तो एक डेरिवेशन बता दीजिए, तो यही डेरिवेशन आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, और इसी में अटैच कर देता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है एंड क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है। तो एन एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक एम्पलीफायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, विच कॉजेज एन इंक्रीजेज इन दी लेवल ऑफ दी अल्टरनेटिंग सिग्नल अप्लाई एट इनपुट टर्मिनल। यानी कि जब हम इनपुट टर्मिनल पर कोई भी सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो ये टर्मिनल क्या करता है, एम्पलीफायर क्या काम करता है, उस सिग्नल को इंक्रीज कर देता है। तो द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द मैग्नीट्यूड विदाउट डिस्टर्बिंग द शेप ऑफ द सिग्नल। और एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि ये साइज को क्या करता है, ये सिग्नल को इंक्रीज कर देता है, इनपुट दिए गए सिग्नल को इंक्रीज कर देता है। अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यानी कि उसके आगे ट्रांजिस्टर लगा हो तो ये भी सिग्नल को इंक्रीज, इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, उसके शेप को विदाउट चेंज किए हुए। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स कंसिस्ट करता है, जो क्या कंसिस्ट करता है, और ट्रांजिस्टर कॉज ऑफ एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर को कंसिस्ट करता है। बाइसिंग सर्किट को एक मेंटेन और प्रॉपर बाइसिंग के लिए एन इनपुट C1 को, इनपुट कैपेसिटर को, और कपलिंग कैपेसिटर C2 को कंटेन करता है। ये फिगर आप लोग एज इट इज ड्रॉ करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे ही ड्रॉ कर आएंगे। अगर जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये डेफिनेशन लर्न करेंगे, देन ये फिगर लर्न करेंगे, बस। और कुछ भी आपको नहीं करना है, बस यही दोनों चीज़ लर्न कर जाना है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पूछता है तो उसमें छाप के चले आना है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दी मोड ऑफ दी ऑपरेशन, यानी कि ये मोड ऑफ दी ऑपरेशन के अनुसार इस जो ट्रांजिस्टर को क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर दिस टर्म में डिवाइड किया गया है। ये केवल आपको क्लास ए क्लास बी पढ़कर जाना है। अगर क्लास ए आपका तैयार हो गया तो सेम इट इज इट, जहाँ जहाँ कह रहा है क्लास ए वहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, क्लास बी लिख देंगे, डेफिनेशन आपकी रेडी हो जाएगी। उसी सेम इट इज इट क्या हो जाएगा, क्लास ए बी के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा और सी के लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब नहीं पढ़िएगा आप लोग, अगर आता है तो यही दोनों को मिलाकर छाप दीजिएगा, बस। ज़्यादा अब टाइम नहीं है कि सभी चीज़ें सेपरेटली पढ़ें आप लोग। जब टाइम था तो आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, जब टाइम है, अब टाइम नहीं है तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे बताइए इतने सारे टॉपिक्स एक साथ में। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, केवल यही दोनों आप लोग तैयार कर जाइएगा। कोई सा भी एम्पलीफायर पूछता है क्लास वाला तो आप लोग यही दोनों लिखिएगा, चाहे जो पूछता हो। तो क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, क्लास ए एम्पलीफायर इज वन इन विच बाइसिंग सर्किट इज सो एडजस्टेबल, क्या होता है, एडजस्टेड दैट देयर इज अ जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट। इसमें क्या होता है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होता है, एंड ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू लाइज नियर द मिड पॉइंट ऑफ द अकॉर्डिंग AC लोड लाइन, एंड व्हेन AC सिग्नल इज अप्लाई द कलेक्टर करंट फ्लो ड्यूरिंग द होल साइकिल ऑफ द सिग्नल्स। यानी कि क्लास एम्पलीफायर, क्लास ए एम्पलीफायर एक तरह का बाइसिंग सर्किट की तरह एडजस्टेबल होता है। इसमें क्या होता है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पाया जाता है। ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट को, और क्या करता है, ये ऑपरेट किस पॉइंट पर होता है, क्यू पॉइंट पर ये ऑपरेट होता है, जहाँ पर AC लोडेड लाइन होती है। और वे AC सिग्नल पे जब अप्लाई किया जाता है करंट को, जब कलेक्टर करंट को AC सिग्नल पर अप्लाई किया जाता है तो यहाँ इस पूरे सर्किट में क्या स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है।
तो वो छोटी सी डेफिनेशन थी, उसको आप लोग आई होप लर्न कर लेंगे। ये आपकी स्ट्रक्चर है, देखिएगा यहाँ पर आईसी है, यहाँ पर कलेक्टर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज इमीटर है, तो यहाँ से देखिएगा फिर यहाँ पर जीरो एक्सिस है, तो यहाँ पर आप लोग इसी तरीके से फिगर ड्रॉ करेंगे। अब मैं बता दे रही हूँ, पहले तो यहाँ पर एक 3 पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे, या एक तो बोट लाइन से ड्रॉ करेंगे, एक डैश डैश 2 डैश डैश से ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से आपको इसको क्या कराना है, मुड़ा देना है। ओके, यहाँ पर 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। अब यहाँ से ये वेव को निकालना है आपको कि सिग्नल ऐसे ऐसे यहाँ पर जा रही है, यानी कि ये इस पॉइंट से होकर सिग्नल ऐसे जा रही है, और यहाँ से ये होकर इस सिग्नल ऐसे जा रही है। इन तीनों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट हो जाएगा। ये आपका इनपुट, यानी कि इनपुट सिग्नल्स दी जा रही हैं। यहाँ से देखिए, ये इनपुट सिग्नल यहाँ से आप लोग शुरू करेंगे, इनपुट सिग्नल आपकी ये दी जा रही हैं। आउटपुट सिग्नल यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, इनपुट यहाँ से दी जा रही हैं, आउट यहाँ से निकल जा रही हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल्स हो जाएंगे, ये आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या है, एसी लोड लाइन, यही है आपकी एसी लोड लाइन है, और जीरो सिग्नल्स इसके बीच में कोई भी सिग्नल नहीं बन रहा है, यानी कि ये इस दोनों के बीच में जीरो सिग्नल बनेगा। आई होप समझ में आ गया। ये क्लास ए का एम्पलीफायर का फिगर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख लीजिए ध्यान से, ये क्या होता है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड एसी पावर आउटपुट इज लो डिस्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ से आप लोग याद करिएगा कि ये एसी पावर आउटपुट इज अ लो डिस्ट्रैक्शन, और यहाँ से इट इज़ अ यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज्ड किया जाता है सिग्नल ऑफ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, जिसका सिग्नल क्या होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड को रखता है, बिकॉज लार्ज सिग्नल्स विल बी शिफ्टेड, जो लार्ज सिग्नल होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। द कलेक्टर इफिशियंसी इज लेस देन 50%, अबाउट 30%। वोल्टेज एम्पलीफायर आर ऑलवेज क्लास ए एम्पलीफायर। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यही लिखिएगा कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज एम्पलीफायर हमेशा क्लास ए एम्पलीफायर होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये हो गई, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही बी वाला है, सेम ऐसे ही, बस फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास बी एम्पलीफायर इज दी वन इन विच दी बाइसिंग सर्किट इज सो एडजस्टेड दैट देयर इज अ नो, वहाँ पर जीरो कलेक्टर करंट था, यहाँ पर जीरो कलेक्टर करंट नहीं होगा। बस यही चीज़ मेन है, यही चीज़ आपको लिखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस यही है कि क्लास बी में जीरो सिग्नल्स नहीं होंगी और उसमें जीरो सिग्नल्स होगा, और सारी डेफिनेशन वैसे ही है। यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दी सिग्नल, यहाँ पर कैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा। ओके, यही चीज आपको लिखना है। ये डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए फिगर कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको ये एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको इधर घुमा देना है, यहाँ से एक इधर घुमा देना है, यानी कि 2 लाइन ऐसे ऐसे आ रही है, एक आप ये एसी लोड लाइन करेंगे इधर से। ये फिगर एज इट इज ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ से आपकी इनपुट दी जा रही है, ओके, तो इनपुट दी जा रही है, यहाँ से आपकी आउटपुट दिस टर्म में निकल रही है, यानी कि केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल देखिए जो ए में था ऐसे ऐसे बन रहा था, यानी कि पॉजिटिव भी बन रहा था आपका और नेगेटिव भी बन रहा था, लेकिन क्लास बी में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेगा। ओके, तो ये फिगर आई, ये यहाँ से देखिए क्यों जो है ये कट ऑफ पॉइंट है, यहाँ से टी हो गया आपका टाइम का, और ये देखिए इनपुट सिग्नल्स हो गए हैं, एसी लोड लाइन हो गई, ये आउटपुट सिग्नल हो गए हैं, ये सभी आपके। यहाँ पर कोई भी जीरो करंट नहीं शो हो रहा है, जीरो सिग्नल कहाँ शो हो रहा है, वहाँ पर तो इधर बना था ना फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये वाला टर्म खाली था, यहाँ पर तो जीरो सिग्नल शो हो रहा था, इसमें जीरो सिग्नल नहीं है। तब समझ में आ गया ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, सिंस द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ दी सिग्नल्स आर टोटली अब्सेंट इन दी आउटपुट। अब ये सभी लोग जानते हैं फिगर के थ्रू में कि यहाँ पर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो टोटली अब्सेंट है, तो यही चीज़ लिखना है। तो यहाँ से देखिएगा कलेक्टर इफिशियंसी 50% इज कम्पेयर टू दी क्लास ए से, और सिंस देयर इज़ अ नो जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट, यहाँ पर कोई भी जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट नहीं होता है।
यही चीज़ है। अब यही चीज़ देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लर्न करनी है आपको। सिंपल था ना स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल है दोनों। अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये टॉपिक भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सिंपल है। अगर एक आप तैयार करते हैं तो दूसरा अपने ही तैयार हो जाएगा। ये केवल आपको फिगर बनाना ध्यान में रखना होगा। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपका है ये ए टू जेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, व्हाट आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, कंडीशन एंड एडवांटेज ऑफ द फीडबैक इन एम्पलीफायर्स। तो फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इजी है। अगर आप पॉजिटिव को तैयार कर लेते हैं तो नेगेटिव आपका जस्ट उसका अपोजिट होता है, तो वो तैयार हो जाएगा। और छोटा सा है, जल्दी से देख लेते हैं। तो फीडबैक इज द प्रोसेस इन विच आउटपुट सिग्नल इज रिटर्न्ड बैक टू द इनपुट। यानी कि फीडबैक का काम क्या होता है कि ये किसी भी आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, रिटर्न कर देता है इनपुट में। ओके, यानी कि ये आउटपुट सिग्नल को रिटर्न कर देता है किसमें, इनपुट सिग्नल में। तो अब देखिए, तो क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ द कंबाइनिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट इज कॉल्ड द फीडबैक। यानी कि आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन का, जहाँ पर जो आउटपुट एनर्जी होती है अगर 2 इंटू दी इनपुट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, उसे ही हम लोग फीडबैक कहते हैं। द एम्पलीफायर विच यूज टू फीडबैक प्रिंसिपल आर नोन एज अ फीडबैक एम्पलीफायर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक, तो depending upon whether the feedback signals increasing or decreasing the input signal, there is a two basic types of a feedback in amplifier: positive feedback and negative feedback. Positive feedback क्या होता है, if the feedback signal is such that increases the input signal। अगर कोई ऐसा फीडबैक हो जो कि इनपुट सिग्नल्स इज सच दैट इंक्रीजेज द इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल को क्या करे, इंक्रीज कर दे, देन इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव फीडबैक। ऐसा फीडबैक जो कि ये किसी भी इनपुट सिग्नल को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सिग्नल। और ऐसा फीडबैक जो इनपुट सिग्नल को डिक्रीज कर देता है तो उसे हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो इज रीजनरेटिव फीडबैक और डायरेक्ट फीडबैक के नेम से भी बोला जाता है इसको। यहाँ से देखिएगा, इन पॉजिटिव फीडबैक द इनपुट सिग्नल एंड द फीडबैक सिग्नल आर इन द सेम फेज। और पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल होता है और फीडबैक का सिग्नल होता है वो किस में, दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो यहाँ से ब्लॉक डायग्राम एक आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी एक इनपुट सिग्नल दी जा रही है, यहाँ से देखिए कोई भी एम्पलीफायर है, यहाँ पर कोई भी एम्पलीफायर है जो कि 180 डिग्री फेज पर शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ से इनपुट सिग्नल जाएगी, यहाँ से आउटपुट निकलेगी ये। अब फीडबैक का काम क्या होता है, इस आउटपुट सिग्नल को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है इनपुट सिग्नल में। तो इस आउटपुट सिग्नल, ये आउटपुट निकला तो इसको ये किस में जाएगा, फिर यहाँ पर एक फीडबैक मान लीजिए लगा दिए, तो यही फीडबैक फिर इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनपुट गया तो ये यहाँ से ये आउटपुट दे देगा, यानी फिर से यही इनपुट आ जाएगा हमारा। यानी कि देखिए ये ऐसे है, ये इस तरीके से कुछ वेव जा रही हैं, तो ये आउटपुट इसका है। तो ये अगर फीडबैक के इनपुट में जाएगा तो यहाँ पर फीडबैक का आउटपुट क्या निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा, जो कि ये इनपुट के ही सिमिलर है, ये दोनों इनपुट के ही सिमिलर हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फीडबैक का काम क्या क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल को इनपुट कर देता है, रिटर्न कर देता है इनपुट सिग्नल में, इसी को हम फीडबैक कहते हैं। इस तरीके से कुछ आपका बनेगा। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका क्या है, ये फीडबैक सिग्नल है, ये आपका फीडबैक सिग्नल है। तो दोनों फेज में है कि नहीं है ये बताइए हमसे पहले। फीडबैक सिग्नल निकली हुई है, ये निकली हुई है। फीडबैक में जब हम आउटपुट दिए इसका तो इनपुट क्या निकला, ये निकला। और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों सेम फेज में है, ये यहाँ से ऐसे है, ये भी यहाँ से है। अगर सेम फेज नहीं होता तो कैसे होता, अगर आपका जो फीडबैक सिग्नल हो वो कुछ इस तरीके से आता तो वो सेम फेज नहीं कहलाता, क्योंकि देखिए ये सेम फेज में नहीं है दोनों। ओके,
अब निगेटिव फीडबैक क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इफ द फीडबैक सिग्नल इज सच दैट इट डिक्रीजेज इनपुट सिग्नल देन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव फीडबैक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिजनरेटिव और इनवर्स फीडबैक। इन नेगेटिव फीडबैक सिग्नल आउटपुट ऑफ द फेज विद द इनपुट सिग्नल, यानी कि जो इसका क्या होता है अपोजिट हो जाता है। तो जो फेज हो जाता है वो आउटपुट यानी कि इनपुट सिग्नल और जो ये सिग्नल होता है आपका फीडबैक सिग्नल वो एक दूसरे के कैसे होते हैं अपोजिट फेज में बिलोंग करते हैं। तो इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ एडवांटेज सच एज अ गेन, यानी कि इसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज यानी क्या होता है फ़ायदा, यानी कि गेन होता है स्टेबिलिटी रिडक्शन इन नॉइस। ये क्या करता है स्टेबिलिटी रिडक्शन इन नॉइस को रिड्यूस करता है। इंक्रीजेज इन दी बैंड विड्थ को इंक्रीज करता है। ये आप अलग अलग पॉइंट में लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। तो रिडक्शन इन अ डिस्टॉर्शन ETC यही होता है। अब ये देखिएगा आप लोग इनपुट दिए गए हैं, यहाँ पर एम्पलीफायर लगाया हुआ है आप लोगों ने, आउटपुट आपका निकला। अब फीडबैक लगा दिए तो आपका फीडबैक जब लगाएंगे तो नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर लगाएंगे तो ये इसके इनपुट सिग्नल के जस्ट अपोजिट सिग्नल हमें मिलेगा, जो कि ये हमारा कौन सा सिग्नल है VF, यानी कि फीडबैक सिग्नल है। तो ये इस तरीके से कुछ ब्लॉक डायग्राम इसका बनेगा। यहीं तक केवल था आपका फीडबैक, ख़त्म होता है आपका। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सारी चीज़ें थोड़ी जल्दी में मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट सारी चीज़ें मैं क्लियर करते जा रही हूँ। जहाँ कहीं भी अगर नहीं समझ में आया हो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाद में क्या ही बताऊँ मैं, अब आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है। तो चलिए जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा समझने का एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द कॉमन इमीटर, ये कॉमन इमीटर क्या होता है ये बताना है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन इट, इनपुट एंड आउटपुट एंड करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी बताने हैं क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका आंसर देखिए कि द circuit is most commonly used circuit is common emitter circuit. In a common emitter circuit is common between input base emitter circuit and output collector emitter circuit. इसका पूरा डेफिनेशन है कि जो सर्किट होता है उसको क्या कहते हैं हम, वो कॉमनली यूज्ड सर्किट है। इस कॉमन इमीटर जिसका नेम क्या है इज कॉमन, यानी कि जो सर्किट सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो कौन सा सर्किट है, कॉमन इमीटर सर्किट है। कॉमन इमीटर सर्किट में जो कॉमन बिटवीन इनपुट बेस इमीटर होता है, यानी कि कॉमन जो क्या होता है इनपुट बेस इमीटर कॉमन सर्किट एंड आउटपुट कलेक्टर इमीटर, इन दोनों के बीच का होता है। तो द इनपुट सर्किट इज द कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज। तो इनपुट सर्किट क्या होता है, कॉमन इमीटर का इनपुट सर्किट जो होता है वो लो वोल्टेज से कनेक्टेड करता है, जिसको हम VB से डिनोट करेंगे, सो दैट इट कैन अप्लाई स्मॉल रेजिस्टेंस, ताकि ये क्या हो ये स्मॉल रेजिस्टेंस को अप्लाई कर सके, इसीलिए ये लो वोल्टेज को कंटेन करता है। तो द आउटपुट सर्किट इज कनेक्टेड टू अ हाई, इनपुट क्या करता है लो वोल्टेज से कनेक्टेड होता है या लो वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होता है, और आउटपुट किससे कनेक्टेड होता है, आउटपुट सर्किट कनेक्टेड टू दी हाई वोल्टेज बैटरी से VCC टू प्रोवाइडेड द quite large resistance. There is a load RL connected in output common emitter circuit, और RL क्या होता है कनेक्टेड होता है आउटपुट कॉमन इमीटर सर्किट से। तो द वीक सिग्नल इज अप्लाई अक्रॉस बेस इमीटर जंक्शन, यानी कि जब हम बेस इमीटर जंक्शन को क्या करेंगे वीक सिग्नल अप्लाई करेंगे तो एम्पलीफाई आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन थ्रू अ कलेक्टर इमीटर। तो हमें ये जो एम्पलीफाई होकर जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, कलेक्टर इमीटर के अलॉन्ग मिलेगा। तो द इमीटर कलेक्टर वोल्टेज इज गिवन बाय VEC इज इक्वल टू VCC माइनस IC RL इक्वेशन 1। ऐसा आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कुछ इनपुट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये इनपुट आपका इधर आएगा, इस बेस के पास में आएगा। जब हम वीक सिग्नल बेस कलेक्टर को देते हैं
यही पर लिखा है ना, जब वीक सिग्नल बेस इमीटर जंक्शन के अक्रॉस देते हैं। तो बेस और इमीटर जंक्शन के अलॉन्ग जब हम कोई भी वीक सिग्नल देते हैं तो वे आउटपुट हमें क्या देता है, आउटपुट कहाँ मिलता है, कलेक्टर इमीटर के बीच में। यहाँ पर कलेक्टर और इमीटर के अक्रॉस में ये आउटपुट मिल गया, जो कि ये यहाँ पर एक क्या लगाया गया है, लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है। ओके, सो इसी तरीके से कुछ फिगर ड्रॉ करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, फिगर खुद ब खुद याद हो जाएगी। ओके, अब थियरी स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, वेन दी AC इनपुट सिग्नल इज अप्लाई अक्रॉस दी बेस इमीटर, यानी कि जब हम बेस इमीटर पर क्या करेंगे, AC सिग्नल्स को अप्लाई करेंगे, इट चेंज द इमीटर बेस वोल्टेज, ये बेस वोल्टेज, इमीटर बेस वोल्टेज को चेंज कर देगा ड्यू टू दिस इमीटर करंट। इस इमीटर करंट के कारण जो बेस वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगा। तो बेस करंट वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा, जब बेस वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो बेस करंट बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। हियर जहाँ पर ICA करंट ऑल्सो चेंज, जहाँ पर ICA करंट जो होगी यानी कि कलेक्टर करंट जो होगा, कलेक्टर का करंट वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वो भी ये चेंज हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट, VEC ऑल्सो चेंज। दिस वेरिएशन इन VEC यानी कि वोल्टेज इमीटर कलेक्टर व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाई अपीयर्स इज द एम्पलीफाइड आउटपुट। तो ये कैसा हमें दिखाएगा, जब इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई किया हुआ मिलेगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट। तो फेज रिलेशनशिप क्या होता है, फेज रिलेशन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज सिग्नल। तो द आउटपुट सिग्नल इज अ 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज विद द इनपुट सिग्नल। यही आपको टोटल लिख के आना है। इसमें ये पूरा कंप्लीट हुआ, बस एक लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स बचा है, वो है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेकेंड पार्ट से, जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप लोग समझेंगे तो आ जाएगी। और एक स्टूडेंट्स मैं और कहना चाहती हूँ, टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट एक टॉपिक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि वो उस टॉपिक को भी एक नज़र ज़रूर देख लेंगे। वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे लॉन्ग में आ सकता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ये बनता है एग्जाम में, कैसे पूछता है, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर, हाउ डज लाइट प्रोपागेट अलोंग द ऑप्टिकल डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेटेस्ट इंडेक्स फाइबर्स। तो ये भी पूछ सकता है, और एक इसका क्या होता है, एंगल होता है, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल आपको अगर ऑप्टिकल फाइबर आता है तो यही लिख कर आना है। ओके, पूरा थियरी है स्टूडेंट, कहीं भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, टोटल आपकी थियरी है। तो आप लोग अगर कम टाइम आप लोगों के पास में वैसे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जा रही है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट आज के लिए ले लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं तुरंत वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो आप लोग क्या काम करिएगा, गूगल पर जाइएगा, वहाँ पर एक बार हिंदी में सर्च कर लीजिएगा, हिंदी में ऑप्टिकल फाइबर। थोड़ा सा जिन भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वहाँ से थोड़ा सा पढ़ के आप लोग चले जाइएगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं इंट्रो बता देती हूँ इसका, देन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने से खुद से लर्न कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने लर्न किया हुआ है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जिन्होंने लर्न नहीं किया हुआ है वो एक बार थोड़ा सा इसका इंट्रो ही देख लेंगे। ये थोड़ा सा जो मेन टॉपिक्स है मैं कवर करा देती हूँ इसमें, वो चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे जो मैं इसमें बताऊँगी। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले ही आपको ये इतना चीज़ पढ़ना है। ओके, तो यहाँ देखिएगा फाइबर क्या होता है, तो डेफिनेशन ही ये जो होता है वो क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ट्रांसपोजिशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी is guiding media, especially glass fiber. The guiding medium to a light is called as a optical fiber.
यही क्या कहलाता है, गाइडिंग मीडियम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट के गाइडिंग मीडियम को ही हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो द कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नाउ डेज इन दिनों में मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फाइबर ऑप्टिक्स इज यूज्ड, यानी कि इन दिनों में ये जो पूरे विश्व में ये इसका यूज़ किया जा रहा है वो ट्रांसमिट वीडियो, यानी कि वीडियो बनाने के लिए, डिजिटल डाटा सिग्नल्स को तैयार करने के लिए, यूजिंग लाइट वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वेव लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए इन सभी इसका ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, केवल एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो याद रहेगा, वही सब लिख के चले आइएगा एग्जाम में। ओके, तो यहाँ से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। मैं अब बताने नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो मैंने कोर, क्लैडिंग, ये सब क्या होता है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। वो जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग कोर डालकर हेडिंग इसके अलॉन्ग में ये लिखिएगा, यहाँ पर क्लैडिंग डाल के ये पूरा लिखिएगा। ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ, आप लोग शुरू में एग्जाम में क्या करिएगा, शुरू में स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा, कोर लगाइएगा हेडिंग, कोर में इतना लिखिएगा, क्लैडिंग में इतना लिखिएगा। ये सभी लिख देंगे ना तो एग्जामिनर खुश होके आपको नंबर अच्छा देख देगा। अब देखिए जो सेकंड पार्ट आपको याद रखना है वो ये फिगर याद रखना है। A to Z फिगर आपको बनाकर आना है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर हेडिंग डालेंगे, उसमें कोर और क्लैडिंग लिखेंगे, देन आप ये फिगर ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ आपको अभी इसी वक्त नोट डाउन करना है कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट दी ने बताया हुआ है, वही हमें पढ़ना है। अब देखिए प्रोपागेशन ऑफ अ लाइट थ्रू है ना ऑप्टिकल फाइबर, बहुत इजी है स्टूडेंट। एक बार अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा गया है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। साइन थीटा सी इज इक्वल टू यहाँ पर N2/N1 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2/N1 लिखा जा सकता है, या फिर इसको लिखा जाता है साइन सी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा जाता है, अंडर रूट में यहाँ से N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर लिखा जाता है, या फिर N2 का N1 का स्क्वायर। तो ये सभी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर आप लोग केवल स्ट्रक्चर लर्न करिए। ओके, ये सभी भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, उस टाइम में खुद ब खुद याद आ जाएगा। स्टूडेंट्स मेरी बात मानिए, आप लोग बस एक टाइम पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देखिए जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो ये याद रखना है आपको। उस स्ट्रक्चर के बाद ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, और क्या हेडिंग डालना है इस स्ट्रक्चर के ऊपर में, प्रोपागेशन ऑफ वेव लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। इस हेडिंग के बाद में ये ड्रॉ करना है आपको। ओके, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेटेस्ट इंडेक्स, ये तो वैसे नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यही है, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी स्टूडेंट। आई होप आप सभी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो अपलोड नहीं हो पाएगी स्टूडेंट। सो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कराई हूँ, और कुछ टॉपिक मैंने आपको थियरी जो था उसको मैंने आप लोगों से कहा हुआ है लर्न कर लीजिएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए। इस सेक्शन को बहुत दूर दूर तक शेयर कीजिए कि आज रात तक स्टूडेंट जो भी डाउट में है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो उनको क्लियर हो जाए। अगर इतना आप लोग स्टूडेंट पढ़ लेते हैं तो आप लोग समझ लीजिए 55+ मार्क्स गेन कर लेंगे। ये ध्यान रखिए दिमाग में कि 50 या 55+ मार्क्स गेन कर पाएंगे। 50+ तो एटलीस्ट 50+ तो गेन ही कर लेंगे, ये कंफर्म है स्टूडेंट्स। यहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, वो चाहे शॉर्ट का हो, वेरी शॉर्ट का हो, या फिर वेरी शॉर्ट का मैंने एक करा दिया हुआ है पूरा वेरी शॉर्ट, वो लर्न कर लीजिए। देन ये एक वीडियो देख लीजिए, 2 वीडियो में आपका फिजिक्स खल्लास हो जाएगा, और पूरी पेपर आपको इसी में से पूछी जाएगी। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। आपका एग्ज़ाम आई होप गॉड ब्लेस बहुत अच्छा जाए, और सारे टॉपिक्स जो मैंने कराए हुए हैं वही आ जाए। तो
मैं गॉड से यही प्रे करूँगी स्टूडेंट। सो आप सभी अच्छे से बस मेहनत कीजिएगा स्टूडेंट। ये इतनी गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इतना स्ट्रगल आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रुक जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन जाइए। ओके, बाय।